सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स 2019 फेडरल बोर्ड का पास पेपर है। फर्स्ट एमसीक्यू में आपको 3 वेक्टर्स गिवन है और आपने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है। एमसीक्यू का आंसर बताने से और एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैथमेटिक्स के अंदर हर वो कंसेप्ट जो हमारी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फॉलो नहीं करता उसको एक यूजलेस और मीनिंगलेस कंसेप्ट कहा जाता है। तो यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा पहली बात कि इसका करेक्ट ऑप्शन बीटा ऑप्शन है। कैसे है वो अब आप समझिएगा। हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चैप्टर 7 में सीख चुके हैं। उसकी स्टैंडर्ड नोटेशन जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है। अब अगर आप गौर करो इस स्टैंडर्ड डेफिनेशन को, ये उसकी डेफिनेशन है ऑफिशियल फॉर्मल। अगर इसको आप गिवन एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा इन दोनों के अंदर ब्रैकेट्स का डिफरेंस है। और टॉपिक में आप लोगों ने चैप्टर 7 में सीखा होगा कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती। तो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है वो इस डेफिनेशन के एक्सप्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा, उसके इक्वल नहीं है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उससे डिफरेंट है ब्रैकेट्स की पोजीशन की वजह से। तो इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये एक मीनिंगलेस कंसेप्ट होगा। ये तो पहली बात है। दूसरी बात, ऐसा क्यों होता है, ये लॉजिक आपको सीखनी चाहिए एज ए स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। देखो ये जो गिवन एक्सप्रेशन है ये एक मीनिंगलेस एक्सप्रेशन कैसे है। ये स्मॉल ब्रैकेट्स आपको बता रही हैं कि पहले आपने ए और बी की डॉट प्रोडक्ट लेनी है। जब आप ए और बी की डॉट प्रोडक्ट लोगे तो चैप्टर 7 में आपने सीखा होगा डॉट प्रोडक्ट का आंसर हमेशा एक स्केलर नंबर आता है, जैसे 2 आ गया या -7 आ गया। और ये जो सी है ये एक वेक्टर है। ये सी क्या है, एक वेक्टर है। सी की जगह मैंने वेक्टर लिख दिया। अब ये जो साइन है ये साइन रिप्रेजेंट करता है वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसी एक वेक्टर की किसी दूसरे वेक्टर से ली जाती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन अ स्केलर एंड अ वेक्टर इज अ मीनिंगलेस कंसेप्ट। वेक्टर की किसी स्केलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइंड ही नहीं होती, इस वजह से ये मीनिंगलेस है। तो यहां से एक और पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से निकला कि एमसीक्यूज में स्टेटमेंट को गौर से पढ़ के प्रीवियस कंसेप्ट्स आपने यूज करने हैं। और आप देखो अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की कुछ लोग डेफिनेशन लगा के डिटर्मिनेंट बना के उसको एक्सपेंड करना शुरू हो जाते हैं तो टाइम वेस्ट होता है और आंसर भी गलत आता है। ठीक है ना, ये चीज आपको परेशान करेगी। तो आपने इस चीज को जरा समझना है कि एमसीक्यूज में ये जो वैल्यूज होती हैं अक्सर इनको इस्तेमाल करना जरूरी नहीं होता, ये क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए गिवन होती है। नेक्स्ट 1.3 लिमिट्स का क्वेश्चन है। आपने ये मेरा पॉइंट याद रखना है कि जब भी आपके पास लिमिट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रफ वर्क में, रफ स्पेस में आपने जो लिमिट गिवन होगी उसको डायरेक्ट पुट करके चेक करना है। अब लिमिट क्या गिवन है, x अप्रोचेस टू इंफिनिटी। तो अब इन दोनों जगहों पर हम x की जगह पर इंफिनिटी रिप्लेस करके देखेंगे रिजल्टिंग वैल्यू क्या आती है। Infinity plus the number e is infinity, infinity minus the number e is also infinity। तो ये बनी infinity by infinity फॉर्म। अब याद रखिएगा जब भी आपके पास, ये आपने चैप्टर 1 में जरूर सीखा होगा, आपको सीखना चाहिए था कि जब भी infinity by infinity फॉर्म बनती है तो आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई एक कॉमन फैक्टर ऐसा जरूर मौजूद होता है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास आंसर फाइनाइट और वेल डिफाइंड आंसर नहीं बनता। आपने क्या करना है, उस कॉमन फैक्टर को फाइंड करने के बाद कैंसिल करना है। आप देखिएगा इस कैंसिलेशन के बाद एक फाइनाइट आंसर आ जाएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो आपको 1.3 में सीखना चाहिए था वो यहाँ मैंने कंप्लीट आपको सिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, जरा तलाश करते हैं कि वो कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो लिखो x अप्रोचेस इंफिनिटी, न्यूमरेटर के अंदर x कॉमन है, x कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाई ई बाई एक्स, और नीचे बन जाएगा x कॉमन निकालोगे तो 1 माइनस ई बाई एक्स। एक स्टेप एक्सप्लेन कर दूं, अगर किसी को समझ नहीं आई कि ये कैसे कॉमन निकला तो मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे देखो x प्लस ई लिखा हुआ है। जब e के पास x नहीं होता तो हम खुद से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं, क्योंकि कैंसिल करके ये वापस e बन जाता है। अब इन दोनों एक्सिस को बाहर कॉमन निकालो, जब ये जाएगा तो 1 बचेगा अंदर और ये भी निकल जाएगा तो e डिवाइडेड बाई एक्स बनेगा। ठीक है, अब ये वो कॉमन प्रॉब्लमेटिक फैक्टर था जिसकी वजह से हमारे पास ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आंसर आ रहा था, कोई फाइनाइट पॉसिबल आंसर नहीं आ रहा था। इस प्रॉब्लमेटिक फैक्टर को आपने खत्म कर दिया, बाकी जो कुछ बचा उसके ऊपर लिमिट अप्लाई कर दो। नाउ अप्लाई द लिमिट एज x अप्रोचेस इंफिनिटी। तो अब जहां जहां पर e के नीचे x आ रहा है वहां वहां इंफिनिटी लिख दो आप।
तो आप लोग जानते हो कि 1 ये जो होता है e ओवर इन्फिनिटी दिस अप्रोचेस टू 0, तो इसकी जगह ऊपर भी 0 आ जाएगा और इसकी जगह नीचे भी 0, तो फाइनल आंसर विल बी 1 विच इज चार्ली ऑप्शन। ऑड फंक्शन की डेफिनेशन आपको पहले मैं रिकॉल करवा दूं। अगर आप एक के पास एक फंक्शन x ऐसा मौजूद हो कि जिसके अंदर x को रिप्लेस कर दो माइनस एक्स के साथ, अगर किसी फंक्शन f में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने के बाद ये माइनस जो है उस फंक्शन से बाहर निकल आए, इफ f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, ऐसे फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू मैं लूं 2x, इसमें x की जगह माइनस एक्स डालो। आपने बल्कि इसका आसान तरीका हम यूं कर लेते हैं कि एक फंक्शन ऑड है या नहीं है वो कैसे पता चलता है, उसके अंदर मौजूद x को रिप्लेस किया जाता है माइनस एक्स के साथ। ऐसा रिप्लेस करने से आपने देखना होता है कि वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल आता है या ओरिजिनल फंक्शन के नेगेटिव के इक्वल आता है। तो यहां देखो 2x की जगह राइट साइड पे आप जब डालोगे f ऑफ x, आपको नजर आ रहा है कि ये माइनस बाहर निकल आया, ये फंक्शन इस माइनस को एब्जॉर्ब नहीं कर सका। तो ऐसा फंक्शन जो माइनस को इस तरीके से एब्जॉर्ब ना कर सके उसको ऑड फंक्शन कहते हैं। तो आप देख सकते हो सिर्फ बीटा ऑप्शन है जो इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैं यहाँ सॉल्व करके बता देता हूँ। आप लिखो रिप्लेस x बाय माइनस एक्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जहां जहां x नजर आ रहा है उसकी जगह पे माइनस एक्स को लेके आओ और सिंप्लीफाई करो। तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा माइनस 3x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1। अब ये वाला जो सारा एक्सप्रेशन है ये आपके पास माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, बिकॉज गिवन है 3x ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो दिस इज ऑड फंक्शन। तो बाकी मैं बता दूं, फर्स्ट जो है अल्फा ऑप्शन, दिस इज नाइदर ऑड नॉट इवन फंक्शन, ये इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, ये वाला इवन फंक्शन है और ये जो है ना इवन है ना ऑड है। नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट टेक्निकल और अच्छा एमसीक्यू है ये। दो फंक्शन गिवन है f और g, लेकिन आप गौर करो ये g ऑफ x एक ऐसा फंक्शन है जिसकी राइट साइड पे x मौजूद नहीं है। तो वो फंक्शन जिसकी राइट साइड पे x मौजूद ना हो, सिंपल एक नंबर हो जैसे 6, ऐसे फंक्शन को हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। पता चला कि g ऑफ x इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसके अंदर इनपुट x की जगह पर कुछ भी डाल दिया जाए, कोई भी नंबर डाल दिया जाए, आंसर हमेशा सेम और कांस्टेंट रहता है, यानी 6। यानी g के अंदर इनपुट में मैं अगर 2 डाल दूं x की जगह पे, पुट x इज इक्वल टू 2, तो भी आंसर 6 आएगा। अगर मैं -2 डाल दूं तो भी आंसर 6 आएगा। अगर मैं 7 डाल दूं तो भी आंसर 6 आएगा। यानी कुछ भी आप डाल दो g में x की जगह पे, आंसर हमेशा 6 आएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो इसी तरह g के अंदर ये जो है अगर हम f ऑफ x डाल दें, g के अंदर अगर हम f ऑफ x डाल दें तो ये जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा ये भी कांस्टेंट ही होगा, क्योंकि g के अंदर इनपुट कुछ भी डाल दो उसका आंसर हमेशा 6 पे कांस्टेंट रहता है। इस एमसीक्यू को समझने के लिए ये नोटेशन भी आपको आनी चाहिए कि ये f और फंक्शन या फॉर्मूला और ब्रैकेट्स के अंदर ये जो नंबर होता है, दिस नंबर इज कॉल्ड इनपुट या डोमेन, और अगर ये इक्वल है y के तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट या रेंज। तो आपके पास कांस्टेंट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इनपुट चेंज होने की वजह से अपनी आउटपुट को चेंज नहीं होने देता। तो इस सवाल में भी ये जो वैल्यू आपको गिवन थी, क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए गिवन थी, हाउएवर इसका कोई इस सवाल में इस्तेमाल नहीं है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले मैं आपको 3 फॉर्मूलाज याद करवा दूं। सबसे पहले ये जो इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हुआ है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल होता है 90 डिग्रीज यानी π/2 के। ये फर्स्ट ईयर में सीखा था आपने। इसी तरह सीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, ये भी इक्वल होता है π/2 के। और थर्ड फॉर्मूला भी आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, यानी tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस cot इनवर्स ऑफ एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू π/2। अब ये क्वेश्चन ट्रिकी है, इसका कोई लेंथी प्रोसीजर नहीं है, शॉर्टकट ट्रिक है इसकी। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी बाई डी एक्स ऑफ, इस सारे की वैल्यू मैंने π/2 बताई, तो इसको आप रिप्लेस कर दो π/2 से। नाउ π/2 मींस 90 डिग्रीज विच इज अ नंबर। नंबर का डेरिवेटिव हमेशा कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, तो 0 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट विल बी 0। अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
इसी तरह एमसीक्यू को ट्रिकी बनाने के लिए इस पेपर में हो सकता है ये आया है तो नेक्स्ट कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाए या ये पूछ लिया जाए, हाउएवर मेथड विल बी सेम। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे मैं बता दूं। पहले जनरल फार्मूला और डेफिनेशन बता देता हूँ। ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। तो याद रखिएगा कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। इसमें आपने तीन बातें देखनी होती हैं। आप लिखो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डेरिवेटिव लेने के लिए आपने a पावर बी एक्स यानी ओरिजिनल गिवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन को उसकी पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर नेचुरल लॉग लिखना है बेस का। तीन चीजें होती हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के डेरिवेटिव लेने के लिए। एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन पूरे का पूरा खुद आपने लिखना है कंप्लीट, फिर पावर का डेरिवेटिव लिखना है, फिर जो बेस के अंदर कांस्टेंट नंबर होगा उसका नेचुरल लॉग लेना है और तीनों क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करवा देना है। एज एन एग्जांपल, एमसीक्यू करने से पहले कोई सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। 2 की पावर 3x फॉर एग्जांपल। तो आप देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। फंक्शन को पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाना होगा और फिर बेस का नेचुरल लॉगरिथम भी लिखना होगा। तो इसको फॉलो करो इसके ऊपर। तो ये कंप्लीट फंक्शन डेरिवेटिव लेने के लिए पूरे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पावर के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करवाना है और फिर नेचुरल लॉग ऑफ बेस लिखना है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये बनता है a पावर x प्लस एच इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, दैट इज द डेल्टा ऑप्शन। सेवंथ एमसीक्यू में क्वोशिएंट रूल बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगा। आपने डेरिवेटिव लेने से पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। तो आप देखो जरा न्यूमरेटर में x इज कॉमन, x कॉमन लेने से ब्रैकेट में बचा x स्क्वायर माइनस वन, नीचे एज इट इज लिखो x प्लस वन। अब न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है x प्लस वन एक्स माइनस वन होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। कैंसिलेशन के बाद बच गया आप देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, उसके बाद ये x इंटू माइनस वन माइनस एक्स। अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है। कोशेंट रूल जो कि लेंथी हो जाता है उससे हमारी परेशानी खत्म हो चुकी है। तो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा 2x माइनस वन। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन में भी कोई बाय पार्ट्स नहीं लगेगा, कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई नहीं होगा। ये भी बेसिकली एक ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो स्क्वायर रूट के नीचे ये जो पॉलिनोमियल है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, यानी दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर। इसको a माइनस बी होल स्क्वायर से ओपन करोगे तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जो है ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से बाहर आ जाएगा x माइनस वन। यहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू का कंसेप्ट भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन उससे फिलहाल मैं आसानी के लिए स्किप कर रहा हूँ। आई होप सो कि आपने वो चैप्टर 2 में सीखा होगा। तो अब जो है आप जानते हो इंटीग्रेशन x के ऊपर अलहदा से लिखी जाएगी और माइनस वन के ऊपर अलहदा से। तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, इंटीग्रेशन के साइन को x पे भी लिख देते हैं और आगे माइनस वन पे भी लिख देते हैं। तो x की इंटीग्रेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू और इसके ऊपर इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 टू 1 और माइनस वन की इंटीग्रेशन हो जाएगी x, इसके ऊपर भी इंटीग्रेशन आ जाएगी 0 टू 1। लॉ ऑफ जो है फंडामेंटल लॉ ऑफ कैलकुलस के मुताबिक लिमिट्स कैसे अप्लाई होती हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई कर दी, फिर इस x के ऊपर अप्लाई करोगे तो ये होगा 1 माइनस 0। इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये बनेगा 1 by 2 minus 1, that is negative 1 by 2. Charlie option is the correct option. Next है which of the following is an evaluated value of this। तो आप जरा देखो, जब भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी तो इंटीग्रेट करने से पहले आपने एब्सोल्यूट वैल्यू को सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिंप्लीफाई द एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद आपने उसको इंटीग्रेट करना है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू को सिंप्लीफाई करने का ये मतलब होता है, आप जानते हो इसका आंसर आता है प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो सिंप्लीफाई करने का मतलब है कि आपने डिसाइड करना है कि मैं इस क्वेश्चन में क्या लिखूं। क्या आप न्यूमरेटर में नेक्स्ट स्टेप में हम प्लस एक्स लिखेंगे या माइनस एक्स लिखेंगे। तो अब जरा देखो, मैं लिखता हूं साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू e। अब मैं न्यूमरेटर में एब्सोल्यूट वैल्यू की ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हटा दूंगा
तो एज अ रिजल्ट मुझे या प्लस लिखना पड़ेगा या माइनस एक्स लिखना पड़ेगा। तो मैं प्लस एक्स लिखूंगा, माइनस एक्स नहीं लिखूंगा, बिकॉज मेरी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो पॉजिटिव है, वो जीरो की राइट साइड पे है, जीरो से लेकर ई तक। ई इज अ पॉजिटिव नंबर, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71 एंड सो ऑन। तो जब लिमिट पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव एक्स आएगा। फर्ज करो किसी क्वेश्चन में ये होता 0 टू माइनस ई, सॉरी माइनस ई टू जीरो, माइनस ई टू जीरो होता अगर आपके पास, तो फिर हम क्या लिखते हैं न्यूमिनेटर में, माइनस एक्स ओवर एक्स, नेगेटिव के केस में। तो अब ये x और x कैंसिल हो जाएगा, यहां से सिंपल और आसान सी इंटीग्रेशन बन जाएगी 1 dx। 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है 0 टू e, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यू विल गेट बीटा ऑप्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dy, डिफरेंशियल निकालना है। dy का फॉर्मूला बता दूं मैं, dy इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ x इंटू dx। अब आप देखो f प्राइम यानी इसका डेरिवेटिव लिखना है, वो बनता है 2x, आगे dx की वैल्यू पुट होगी 0.01, फिर इस जगह x की वैल्यू डालेंगे, वो गिवन है 2, तो ये 2 क्रॉस 0.01, फाइनल आंसर विल बी चार्ली ऑप्शन। व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट, याद रखिएगा दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपने गिवन इक्वेशन को हमेशा इस शक्ल में एक्सप्रेस करना है, मतलब तमाम टर्म्स लेफ्ट साइड पे रखनी है, सॉरी यहाँ पे बी वाई आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस वाई, 1 को लेफ्ट साइड पे लाओगे तो ये -1 हो जाएगा। फिर उसके बाद एक पॉइंट आपको गिवन है 8/3 कॉमा -5/3। क्वेश्चन ये कहता है कि ये अगर एक पॉइंट है और ये एक लाइन है जिसकी ये इक्वेशन आपको गिवन है, इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान में ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपसे पूछा गया है, ये आपने फाइंड करके दिखाना है। तो इस पॉइंट और इस लाइन और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस को हम d से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्टेंस फार्मूला होता है ax1 प्लस by1 प्लस c एब्सोल्यूट वैल्यू होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जानने वाली बात यह है कि a b x1 और y1 क्या होंगे। तो जैसे मैंने आपको बताई जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन की होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। x वाली टर्म को x के साथ कंपेयर करोगे तो आपको मिल जाएगा a इज इक्वल टू 1, y वाली टर्म को y वाली टर्म के साथ कंपेयर करने से b मिल जाएगा आपको 1, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करने से c मिल जाएगा -1। इसी तरह पॉइंट की स्टैंडर्ड फॉर्म, पहला पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है। तो x1 आपके पास आ जाएगा 8/3 और y1 आपके पास आ जाएगा -5/3। ये सारी वैल्यूज जो है हम पुट करवा देते हैं इन दिस फार्मूला। ये पुट करने से ये सिचुएशन बनेगी, a की जगह 1, x1 की जगह 8/3 प्लस b की जगह 1, y1 की जगह -5/3 और फिर आगे c की जगह -1, फिर सारे की होल एब्सोल्यूट वैल्यू ली जाएगी और डिनोमिनेटर में a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम बनेगा आपके पास 8 - 8 डिवाइडेड बाय 3 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 + 1 2। तो ये आप देखो 8 - 8 विल बी 0 डिवाइडेड बाय 3 एब्सोल्यूट वैल्यू ओवर स्क्वायर रूट 2। तो 0 डिवाइडेड बाय 3 इज 0 डिवाइडेड बाय, दैट इज एक्चुअली बीटा ऑप्शन यानी 0 आंसर आएगा इसका। ये कैलकुलेशन मैंने कंप्लीट परफॉर्म नहीं की, आई होप सो ये आप कर सकते हो। ये दो लाइंस हैं, इनके दरमियान एंगल बताना है कि ये दोनों एक दूसरे को कौन से एंगल के ऊपर क्रॉस करती हैं, कट करती हैं। तो जरा आप इन दोनों को स्टैंडर्ड, वो जो मैंने जनरल फॉर्म बताई थी अभी प्रीवियस एमसीक्यू में, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 वाली, इसमें एक्सप्रेस करो। तो आप देखो ये 3y राइट साइड पे चला जाएगा, ये बनेगा 2x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसको भी स्टैंडर्ड जनरल फॉर्म में लिखो, इसके नीचे 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अगर आप x और y के कोफिशिएंट्स पे गौर करो तो इन दोनों के कोफिशिएंट्स मैग्नीट्यूड के लिहाज से सेम है, साइन के लिहाज से ऑपोजिट है, जबकि इन दोनों की कोएफिशिएंट्स हर लिहाज से सेम है। मतलब इस सवाल में आपको एंगल का जो फाइंड करने का फॉर्मूला था m2 - m1 वाला, वो आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप देखो यहाँ पे कोई ट्रिक होगी कि हम जो है फर्स्ट लाइन की स्लोप को m1 से रिप्रेजेंट करते हैं,
इसका फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई। तो अब आप देखो जरा, x का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, y का कोएफिशिएंट -3 है, तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाय -3, तो ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे, तो m1 की वैल्यू आ जाएगी 2/3। सेकेंड लाइन की स्लोप इसी फॉर्मूले से 3/2 आ जाएगी। अब आप जरा देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यानी m1 क्रॉस m2 कैलकुलेट करो और देखो क्या आंसर आता है। m1 था 2/3, यहाँ पे नेगेटिव साइन भी था, आई एम सॉरी, और m2 हमने कैलकुलेट किया -3/2, तो ये सब कैंसिल होके आंसर -1 आता है। तो दो लाइंस की स्लोप्स का आंसर कब -1 के इक्वल आता है? जब दो लाइंस की स्लोप्स की प्रोडक्ट का आंसर कब -1 के इक्वल आता है? जब दोनों परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर लाइंस के दरमियान एंगल π/2 यानी 90 डिग्रीज होता है। तो अल्फा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप जो है वो एंगल का फॉर्मूला लगा के भी ये क्वेश्चन कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो, जो सा आपको सिंपल लगे। What is the slope of a line perpendicular to this? क्वेश्चन की स्टेटमेंट पहले अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। फर्ज करो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी इक्वेशन गिवन है 3x - 4y प्लस k इक्वल्स 0, ये लाइन गिवन है। अब आपने उस लाइन की स्लोप कैलकुलेट करके दिखानी है जो गिवन लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी इस लाइन की स्लोप हमने निकालनी है। इसको हम कह देते हैं m1 और इसकी स्लोप को हम कह देते हैं m2। फॉर्मूला लगाओ, स्लोप क्या होती है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ y। तो माइनस फॉर्मूले का 3x का कोएफिशिएंट, इसका आंसर आ गया 3/4। अब गिवन है, सिंस वी आर गिवन दैट द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप्स की प्रोडक्ट होती है वो -1 के इक्वल आती है। तो यहाँ m1 रिक्वायर्ड है, m2 की वैल्यू पुट कर दो, ये 3/4 है, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो m1 की वैल्यू आ जाएगी -4/3, यानी परपेंडिकुलर लाइंस की जो स्लोप्स होती हैं एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल्स होती हैं। सो फाइनल आंसर इज चार्ली ऑप्शन। 0 इज नॉट अ सोल्यूशन। ये जो 4 इनइक्वालिटीज आपको गिवन है, इनमें से आपने बतानी है कि वो कौन सी इनइक्वालिटी है जिसका ये सोल्यूशन सेट नहीं है। मतलब इन 4 में से 3 इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन ये होगा, किसी एक का नहीं है, उसको आइडेंटिफाई करना है। तो इसकी पहले मैं आपको जरा टेक्निक बता दूं। टेक्निक क्या होगी? सोल्यूशन है या नहीं है चेक करने के लिए आपने सबसे पहले पुट करना है x को भी 0, y को भी 0। ये पुट करने से जो रिजल्टिंग स्टेटमेंट आएगी, अगर वो ट्रू हुई तो हम कहेंगे यस 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी। अगर पुट करने के बाद रिजल्टिंग स्टेटमेंट फॉल्स आ गई तो हम कहेंगे नो, गिवन ऑर्डर्ड पेयर इज नॉट द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो फर्स्ट में x की जगह 0 डालो, सेकंड में भी डालो 0, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर की x की होती है, सेकंड y की होती है। इसको सॉल्व करो तो रिजल्टिंग स्टेटमेंट 0 लेस होता है 1 से, सो रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इन दोनों जगहों पे भी x और y की जगह 0 0 डाल के देखो तो आपके पास 0 + 0, ये रिजल्टिंग स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। यहाँ पे डालो -2 × 0 0 होगा, तो यस 1 इज ग्रेटर देन 0, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। तो पता चल रहा है ओनली डेल्टा ऑप्शन विल बी द रिक्वायर्ड ऑप्शन। वेरीफाई कर लेते हैं। स्टिल x की जगह 0 डाला, y की जगह 0 डाला। अब ऑब्जर्व ये करना है कि रिजल्टिंग स्टेटमेंट ट्रू होती है या नहीं। नो, 0 इज लेस देन 1, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। जो भी नेगेटिव नंबर होता है वो 0 से हमेशा छोटा होता है। यहाँ लिखा हुआ है कि बड़ा होता है तो गलत लिखा हुआ है। तो चूंकि रिजल्टिंग स्टेटमेंट फॉल्स होगी, देयरफॉर वो सबका सोल्यूशन होगा सिवाय इस ऑप्शन के। नंबर 15, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला? पैराबोला, इसको आप लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का ये मतलब होता है कि स्क्वायर के अंदर जो भी वेरिएबल है x या y है, यहाँ पे y स्क्वायर है, उसकी साथ इस जगह पे आपने कोएफिशिएंट 1 लेके आना है। 1 कैसे बनेगा? डिवाइड बोथ साइड्स बाय 8। 8 के साथ डिवाइड करने से आपको ये मिलेगा। अब इसको हम कंपेयर करेंगे पैराबोला की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ये है इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर आपने चैप्टर 6 प्रिपेयर किया है या कुछ उसका आइडिया है तो आपको यहाँ से समझ आ रही होगी। अदरवाइज उसके अगर आपने प्रिपेयर नहीं भी किया तो बेसिक डेफिनेशंस और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि बिल्कुल थोड़ी सी हैं, वो आपको आनी चाहिए ताकि एमसीक्यूज में आपके मार्क्स कट ना हो। तो जब आप x के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करते हो तो -4a विल बी इक्वल टू -4।
अब यहाँ से आपने सिर्फ नेगेटिव साइन को कैंसिल करना है, 4 कैंसिल नहीं करना, उसकी रीजन अभी मैं आपको बताता हूँ। चैप्टर 6 में आपने सीखा होगा कि जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, दिस इज इक्वल टू 4a, बट हमने देखा 4a इज इक्वल टू 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज बीटा ऑप्शन। मैं यहाँ बेसिक सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि अगर ये पैराबोला है आपके पास, तो इधर एक खास पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, फोकस ऑफ पैराबोला। तो वो कॉर्ड जो फोकस से पास करती है और दो ऑपोजिट पॉइंट्स को ज्वाइन करती है, दिस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। इसकी लेंथ हमने अभी कैलकुलेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इक्वेशंस ऑफ एसिम्टोट्स। एसिम्टोट्स निकालने के लिए, हाइपरबोला के एसिम्टोट्स निकालने के लिए राइट हैंड साइड को आपने इक्वल टू 0 पुट करना होता है। तो लिख दो पुट राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड को 0 पुट करने से क्या मिलेगा? देखो x के ऊपर अलहदा इंडिविजुअल स्क्वायर है, 7 के ऊपर अपना अलहदा दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो इनको हम एक ही सिंगल होल स्क्वायर के नीचे लिख सकते हैं, एक ही बात है। इसी तरह y स्क्वायर ओवर 4 को हम लिख सकते हैं y ओवर 4 का होल स्क्वायर। और मैंने बोला एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए 1 को हटा के राइट साइड पे 0 लगाओ। अब लेफ्ट साइड पे आप देखो जरा, आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल्स 0। अब बारी बारी दोनों को इक्वेट कर लो, आइदर फर्स्ट ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 और द सेकंड ब्रैकेट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व कर लो, तो आप देखो राइट साइड पे शिफ्ट और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये बनेगा 4x डिवाइडेड बाई 7, और यहां से रीअरेंजमेंट और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद बनेगा माइनस 4x ओवर 7। तो ये चार्ली ऑप्शन में दोनों वैल्यूज कवर हो रही हैं, तो दोनों को कंबाइन करोगे ना तो ये बनेगा प्लस माइनस 4x बाई 7। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ अ पॉइंट सर्कल। देखो पहली बात, मैं आपको कुछ पॉइंट्स याद करवा दूं, चैप्टर 6 के ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ 4 बातें आपको बताऊंगा। नंबर 1, आपने याद रखना है सर्कल की एक्सेंट्रिसिटी होती है इक्वल टू 0। तो सर्कल किसी भी टाइप का हो, वो चाहे पॉइंट सर्कल हो या कुछ और हो, उसकी एक्सेंट्रिसिटी हमेशा 0 होगी। पॉइंट सर्कल का बता दूं, ऐसा सर्कल होता है जिसका रेडियस 0 हो। A circle whose radius is equal to 0 is called a point circle। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है, जो पैराबोला एक और ज्योमेट्रिक शेप होती है, इसकी एक्सेंट्रिसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होती है। जो आपके पास एक और शेप्स होती है इलिप्स, इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी लेस देन 1 होगी। और एक और शेप जिसका थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था, हाइपरबोला, इसकी एक्सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ऑफ एन इलिप्स। देखो पहले ये होती क्या है मैं आपको बता दूं, इलिप्स जो है ये बेसिकली ओवल टाइप की शेप होती है, दिस शेप इज कॉल्ड इलिप्स। इसमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस जो होता है ये वाला, इसको मेजर एक्सिस कहते हैं। और बाकी वर्टिकली इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। तो आप देखो डिनोमिनेटर में स्क्वायर के नीचे 2 है और यहाँ स्क्वायर के नीचे 3 है। तो स्क्वायर के नीचे जिस भी जगह पे जो बड़ा नंबर होगा, यहाँ भी 3 है, उसको आपने रिप्रेजेंट करना है a के साथ। फिर आपने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, ये 2 3 आर 6 हो जाएगा। अब याद रखिएगा इलिप्स के अंदर जो लेंथ होती है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो होती है इक्वल टू 2a, यानी a और जो बड़ा नंबर होता है उसको a कहते हैं। तो ये कितनी मिल गई है 6। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्ज करो किसी इक्वेशन में पहली जगह पे नीचे अगर होता 7 का स्क्वायर और प्लस सेकंड डिनोमिनेटर में इधर ऊपर कुछ होता और सेकंड डिनोमिनेटर में आपके पास होता 6 का स्क्वायर। अब हम a को इक्वल लेते 7 के, a हमेशा ग्रेटर नंबर के इक्वल लिया जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैरेलल फिफ्थ इफ इट्स कॉन्टर्मिनस एजेस आर दिस दिस एंड दिस। ये कॉन्टर्मिनस एजेस वो एजेस होते हैं, वो वेक्टर्स होते हैं 3 बेसिकली, जिनका वर्टेक्स, जिनकी टेल, जिनका एंड पॉइंट कॉमन हो। तो ये गिवन है आपके पास। मैं आपने इसका चैप्टर नंबर 7 में फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर आपके पास 3 वेक्टर्स हों, x1 y1 z1, फर्स्ट वेक्टर, और सेकंड वेक्टर हो आपके पास x2 y2 z2, और थर्ड हो x3 y3 z3। तो इन वेक्टर्स की मदद से बनने वाले पैरेलल फिफ्थ
का एरिया कैसे निकाला जाता है, सॉरी वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है, उसके लिए 3/3 का ये डिटर्मिनेंट यूज होता है। इसको इवेल्युएट करने से जो आंसर आता है, दिस आंसर इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम x2 y2 z2 x3 y3 z3। अब हम वैल्यूज डाल देते हैं इस डिटर्मिनेंट के अंदर। ये फर्स्ट वेक्टर है तो फर्स्ट रो होगी 2 -4 एंड 5, सेकेंड वेक्टर होगा 2 -3 एंड 6, थर्ड होगा 0 -1 एंड -1। अब इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करना है और इवेल्युएशन होती है फ्रॉम दैट कॉलम हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। फर्स्ट कॉलम के पास एक जीरो है तो फर्स्ट कॉलम से एक्सपेंड करोगे तो आप लिख सकते हो एक्सपेंड बाय फर्स्ट कॉलम। तो सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, 2 के कॉलम और 2 की रो को डिलीट करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा -3 एंड 6 -1 और -1। फिर ये वाला -2 के साथ लिखेंगे, नेगेटिव के साथ इसकी रो और कॉलम को डिलीट करोगे, यानी ये रो और ये आप जो है कॉलम डिलीट करोगे तो आपके पास बाकी जो 4 एंट्रीज बच जाएंगी वो हम इधर लिखते हैं, ये आप जानते हो, और आखिर में 0 आ जाएगा। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे, सॉल्व करोगे फर्दर, तो यू विल गेट 0। डेल्टा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब याद रखना कि जब भी तीन वेक्टर्स की ये जो आपके पास डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 आता है, यानी आपने वॉल्यूम निकाला है इक्वल टू 0, तो जब भी तीन वेक्टर्स का से बनने वाली पैरेलल पिव्ट का वॉल्यूम 0 आता है तो ऐसे वेक्टर्स को कोप्लेनर वेक्टर्स कहते हैं। ये भी याद रखिएगा एमसीक्यूज के लिए। लास्ट एमसीक्यू है कि वो कौन सी पी की ऐसी वैल्यू है जो हम इस जगह पे डाल दें तो रिजल्टिंग ये जो दोनों वेक्टर्स बनेंगे वो एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो जाएंगे। यानी हमें गिवन है कि दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर इसको हम v1 से डिनोट करवाएं, इसको v2 से डिनोट करवाएं, तो हमें गिवन है v1 एंड v2 आर परपेंडिकुलर। अब जो है स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स v1 एंड v2 इज इक्वल टू 0। यानी इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट से हमने एक इक्वेशन बनानी है 0 से इक्वेट करके। उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट वेक्टर है 2 p 5 डॉट, सेकेंड वेक्टर है 3 1 p। अब इनको इक्वेट करेंगे 0 के। इनकी प्रोडक्ट लेना बड़ी आसान होती है। फर्स्ट कंपोनेंट को फर्स्ट कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। सेकंड कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करवाओगे तो p 1 p हो जाएगा। थर्ड कंपोनेंट को थर्ड से करवाओगे तो ये हो जाएगा 5p। आखिर में इन तीनों को प्लस किया जाता है। अब देखो 5p प्लस p विल बी 6p, और ये 6 राइट साइड पे जाके -6, आफ्टर डिविजन बाय 6 यू विल गेट -1। So beta option is the correct option.